चलो क्लास 11 चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, स्वागत है आप सबका ब्रेनिंग एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन का एक टॉपिक है। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हम? एंगल ऑफ क्या स्टूल तोड़ दिया? ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज। सही है, 400 रुपये फीस में ऐड हो जाएंगे। सही है, 450 चल तो क्या तुझसे ही मंगवाऊंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, एंगल ऑफ रिपोज। मैं तुझे 60 रुपये दूंगा ना, दोनों तरफ का टिकट मेरी तरफ से ट्रेन का। ठीक है, चल लंच भी मेरी तरफ से पैक। ठीक है, ये उल्टा बोल रहा है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि जब कहीं बाहर जाओ सफ़र में तो अपने पास खाने की कुछ चीज़ होनी चाहिए। सही है, सफ़र के मज़े की बात ऐसी है भाई, दिल्ली में आ रही है बाढ़, समझ में आ गई? और वहाँ नहीं मिला ना कुछ भी तो कुछ पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, चलो भाई, एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या कल हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था? क्या आया था? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एफ अपॉन आर, वही तो निकाला था, एफ आर अपॉन आर। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो सपोज करो कोई इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लाइंड सरफेस समझते हो? जो घर के आगे रैंप बनवा लेते हैं ऐसे करके बाइक चढ़ाने के लिए। सही है, रैंप, उसे बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस। तो सपोज करो इसका एंगल हमने माना कितना है? थीटा। सही है, थीटा नहीं, इसको मान लेते हैं अल्फा। थीटा तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। अभी अल्फा ऐसे नहीं आया, इसके पीछे की एक कहानी है। क्या कहानी है? कि पहले ये इस तरह से था। सही है, ये कुछ एंगल था और इस पर रखा हुआ था एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक अभी रेस्ट में था। ब्लॉक अभी रेस्ट में है, चलना शुरू नहीं हुआ। ठीक, तो हमने क्या करा, इस एंगल को बढ़ाना शुरू करा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक सर्टेन एंगल आएगा जिस पे ये ब्लॉक जस्ट चलना स्टार्ट करेगा। चला नहीं है, चलना स्टार्ट करेगा। यानी उसके बाद जैसे ही, मतलब यहाँ पे ले आए हम इसको, ब्लॉक जस्ट चलने के लिए तैयार है। ब्लॉक जस्ट चलने के लिए तैयार है। हल्का सा इधर उधर करते ही ब्लॉक चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिस एंगल पर, देखो हमने यहाँ से एंगल बढ़ाया, यहाँ ले आए, कितना कर दिया? अल्फा। इस एंगल पर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट करता है, मतलब जस्ट टेंस टू स्टार्ट इट्स मोशन। ठीक है, इस एंगल अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? रिपोज। तो जब इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है यहाँ, तो इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ फोर्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? तो देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझो। देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तुम्हें चीज़ों, इसको मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं? कि मैकेनिज़्म समझाएगा चीज़ क्यों होती हैं उनके पीछे की। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को ऐसे रख रहे हैं तो बॉडी आखिरकार सरक क्यों रही है नीचे। समझ में आया? उस चीज़ को ज़रा समझना, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है। हमेशा बॉडी की जो ग्रेविटी है वो किधर काम करती है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी हमेशा कहाँ काम करेगी? नीचे की तरफ। तो जो बॉडी का वेट है वो किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। तो हमने लिखा W इज इक्वल टू mg। तो वेट के केस में ये मतलब नहीं होता कि तुम तिरछे हो या सीधे हो या उल्टे हो। वेट हमेशा किधर काम करेगा? नीचे, जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड। तो हमें ये मतलब नहीं है कि ये इस तिरछे सरफेस पे रखा है। वेट हमेशा कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। क्लियर?
लेकिन जो रिएक्शन डेवलप हो रही है वो तो सरफेस की मदद से हो रही है ना, तो वो सरफेस पर कैसे होती है, नॉर्मल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। कल बताया भी था, कल की बात है परसों की, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसे नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस लगती है। तो जैसे ये इस सरफेस पे रखा है तो इस सरफेस से कैसे लगेगी, नॉर्मल लगेगी। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर। समझ में आया। तो इस सरफेस पे यहाँ टच है तो इस सरफेस ने इसको यहाँ पे क्या दी, रिएक्शन R। अब हम इस R को ये नहीं कह सकते कि R mg के बराबर है। इस R को हम mg के बराबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब एक सीधे सरफेस पे ब्लॉक रखा है, इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे, R कहाँ काम कर रहा है, जस्ट ऊपर, तब तो हम बोल सकते हैं कि R इक्वल एंड अपोजिट है। पर क्या ये R इसके अपोजिट दिख रहा है कहीं से, नहीं दिख रहा, तिरछा है। तो फिर ये R किसके बराबर है, तो हमने कहा ये W कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है। तो हमने कहा कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी कैसा होगा, अल्फ़ा होगा, ये भी कैसा होगा, अल्फ़ा। क्लियर है, अल्फ़ा कैसे होगा, बहुत अच्छी बात। इस लाइन को सीधा आगे बढ़ाया, इस पे मैंने कर दिया ये 90, इस पे क्या कर दिया 90। तो देख ये 90 और ये 90, तो जितना एंगल ये इसके साथ कट कर रहा है उतना ये इसके साथ कट करेगा। समझ बात को भाई। हमने यहाँ पे एक लाइन खींची सीधी, और ये सीधी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस वाली को कर रही है। हमने ये लाइन सीधी आगे तक बढ़ाई, इस पे 90 खींचा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस वाली लाइन को। सही है। अब तुम ये देखो, ये 90 है ये वाला, और ये 90 है, तो हमने दो लिए इस तरह से, ये 90 और एक और 90 लिया और उसको ऐसे करके घुमा दिया। तो जितना एंगल ये यहाँ काट रहा उतना एंगल यहाँ भी तो कट करेगा, बराबर ही होगा। तो इसीलिए जितना एंगल ये अल्फ़ा उतना ही एंगल ये भी अल्फ़ा होगा। ये ज्योमेट्री से है, नहीं आया समझ में। अरे अरे देखो देखो देखो, लाओ दो इक्वल कॉपी दो। देखो देखो ये पॉइंट देखो, ये 90, अरे सुन ले भैया, ये नीचे पीछे वाली भी, ये भी 90। तो हमने ऐसे लिए ये दो लाइन, ये 90 90। अब हमने इसको ऐसे यहाँ से धर के ऐसे घुमा दिया, इस तरह से ये हमने टर्न करा, तो ये एंगल बना, इसके बीच में एंगल बना। जितना एंगल ये बन रहा है इतना ही एंगल यहाँ पीछे भी बन रहा है। सही है, बन रहा है ये वाला, सही है। तो यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भी। और क्या भाई, ध्यान से देखो, ये लाइन मैंने सीधी बढ़ा दी आगे तक, ये लाइन सीधी बढ़ाई और इस पे क्या लिया, नॉर्मल। तो ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस पे क्या है, नॉर्मल। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी हैं, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन कैसा एंगल कट करती हैं, पैरेलल लाइन कैसा एंगल कट करेंगी, सेम एंगल ही तो कट करेंगे। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा भाई, ये 90 और ये 90। तो जितना एंगल ये लाइन इसके साथ बनाती है इतना ये लाइन इसके साथ बनाएगी। समझ में आया, आ गया, बस इतना ही। इसकी क्या डेफिनेशन, ये तो ज्योमेट्री में पढ़ते हो तुम लोग, अब ज्योमेट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हो तुम लोग यहाँ पे। वो जो ज्योमेट्री में थ्योरम आती हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रमेय, वो इसीलिए तो जिन्हें तुम पढ़ते नहीं है ना, कि ये भुजा AB इस पर ऊर्ध्वाधर है तो ये भी इस पर इतना एंगल बनाएगी तो ये भी इतना एंगल काटेगा। सही है, हाँ। तो इंग्लिश में पढ़ते तो हो तुम कि वर्टिकल लाइन इतना कट कर रही है, सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सही है। थ्योरम बताया तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी एंगल कितना होगा हमारा, अल्फ़ा एंगल होगा ये वाला। अच्छा, तो अब ये जो W है ये अल्फ़ा एंगल पर यहाँ काम कर रहा है, इसके बीच का कितना एंगल है, अल्फ़ा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इसका
इसको क्लोज करेंगे यानी ये कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल। ये कितना हो जाएगा, W साइन थीटा, सॉरी W कॉस थीटा, यानी mg कॉस थीटा। ये क्या होगा, अपोजिट टू r। इसको क्लोज नहीं किया, ये एंगल ये इस तरह से देख, ये अल्फ़ा एंगल पर W काम कर रहा है, तो एक इसके अलोंग हो जाएगा कितना, W कॉस अल्फ़ा, और एक इसके वर्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W। तो बस वही तो कर रहे हैं, समझ में आया भाई। ये W एंगल पे काम कर रहा है, अल्फ़ा एंगल पे, तो एक तो अलोंग ये अपोजिट टू द r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, अल्फ़ा। सही है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ये ऐसे घूमेगा। और एक इसके वर्टिकल क्या, ये आ गया, आया क्या आया, mg साइन अल्फ़ा। क्लियर भाई, दो चीज़ें आई, इधर आया mg कॉस अल्फ़ा, इधर आया mg साइन अल्फ़ा। क्लियर है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो mg कॉस अल्फ़ा है ये किसको काउंटर कर रहा है, r को, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन ये mg साइन अल्फ़ा है, ये इसको नीचे धकेल रहा है, समझ गए। और साइन अल्फ़ा कब बढ़ेगा, जब अल्फ़ा की वैल्यू 90 की तरफ बढ़ेगी। इसीलिए अगर हम इसको और ऊपर उठाते हैं तो ये तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है, क्योंकि साइन अल्फ़ा 90 की तरफ बढ़ेगा, कॉस कम होगा। तो जैसे कॉस कम होगा तो तुम्हें रिएक्शन भी कम मिलेगी, इसीलिए ज़्यादा ढलान पे तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे, नीचे गिर जाओगे। सही है, और जितना इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे उतना कॉस अल्फ़ा बढ़ेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन उतना अच्छा मिलेगा, इसको काउंटर करता रहेगा वेट को। सही है, और साइन अल्फ़ा कैसा हो जाएगा, कम, यानी आगे तरफ लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कम, तो तुम ईजिली खड़े हो जाओगे। इसीलिए अगर हम तुम्हें ज़्यादा इंक्लाइंड सरफेस पे चढ़वाएं तो चढ़ नहीं पाते, फोर्स लगता ना पीछे की तरफ, तो फिर हम उसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, आगे कहीं झुक जाते हैं। हाँ, कहीं भी पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, कहीं भी चढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये mg साइन अल्फ़ा इसको आगे लेके आ रहा है, लेकिन अभी ये चला नहीं है। हमने क्या, अल्फ़ा एंगल पे क्या करता है, जस्ट स्टार्ट करने वाला होता है, अभी चला नहीं है। तो पीछे की तरफ क्या डेवलप हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन। पीछे की तरफ क्या डेवलप हो रहा है, और फ्रिक्शन जस्ट सरफेस के साथ साथ डेवलप होता है। फ्रिक्शन कैसे डेवलप हो रहा है, सरफेस के साथ साथ, सरफेस के अलोंग। ऐसे ही तो काम करेगा, ब्लॉक आगे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब हमारे इस ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, नीचे की तरफ mg साइन अल्फ़ा, r के अपोजिट mg कॉस अल्फ़ा, इधर r, इधर fr। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये कैसा है, ब्लॉक चला नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। उस दिन पढ़ाया था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू राइटवर्ड। यही करना है ना। तो चलो इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर। देखो तुम्हें ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे। सही, सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें सही है, समझ में आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी ये एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम है हमारा। R इज इक्वल, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, R के इक्विवेलेंट क्या है, mg cos अल्फा, बिल्कुल ठीक। और FR के इक्वल क्या है, साइन अल्फा। तो ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे mg साइन अल्फ़ा अपॉन mg कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू FR अपॉन R। सही है। तो mg से mg कैंसिल, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा किसके बराबर, अल्फ़ा इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन R, R से R, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन अल्फ़ा
तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तीनों कैसे हैं, बराबर हैं भाई। म्यू इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, टेन थीटा भी पढ़ा। ये क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। तो तीनों बराबर हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और बराबर होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर, क्लियर है। ये डिवाइड क्यों किया, हमें वैल्यू निकालनी थी ना, हमें वैल्यू निकालनी थी, सब रिजॉल्व करना था, तभी तो रिजॉल्व हो क्या है ये, समझ गया। ज़रूरी नहीं है तुम इसे डिवाइड ही करो, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो एक टर्म आई निकल के, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें वो बनाना पड़ जाए और फिर ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ जाए, समझ गए। फिर इक्वेशन को सॉल्व करके वो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे आर पूछ सकता है, वो आपसे डब्ल्यू पूछ सकता है, समझ में आया, वो फ्रिक्शन पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। सही है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं थीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के। थीटा किसके बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, ठीक है। देखो सेकंड कंडीशन, देखो ये लिख लिया, इसको लिखो फिर बताते सेकंड कंडीशन से बंद कर। हो गया, बंद करूं। अब हम सेकंड केस क्या ले रहे हैं कि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने लग गई। तो जब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने लगी तो इसका मतलब बॉडी में नीचे की तरफ क्या प्रोड्यूस होने लगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये जो mg साइन थीटा था, mg साइन अल्फा, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो इसने बॉडी को क्या करना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ सरकाना शुरू कर दिया। तो बॉडी में जब इधर फोर्स लगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नहीं है। अब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो हम वही एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउनवर्ड। इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन।
तो देखो, सपोज करो यही केस है ना, और इसमें हमारा ये जो एंगल हमने लिया कितना ले लिया, अल्फ़ा। अब इसे अल्फ़ा ले लो चाहे थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ये याद रखना, जो हम पहले थीटा ले रहे थे वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए था, अल्फ़ा हमने क्यों लिया, ताकि एंगल ऑफ रिपोज को दिखा सकें। और ये जो एंगल हम ले रहे हैं ये बेसिकली इंक्लिनेशन एंगल है कि कितना इंक्लाइंड है, ठीक है। तो हमने ये अल्फ़ा लिया, हमने कहा एक बॉडी इस पर रखी है नीचे, ये यहाँ पे, और ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इस बॉडी में नीचे की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर वही हम फोर्सेस कितने लग रहे हैं, इस पर क्या क्या काम कर रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। और हमें कैलकुलेट एंड में क्या करना है, इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि इस पर फोर्स कितने काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इस पर W इज इक्वल टू mg। यहाँ से ऊपर की तरफ ये क्या काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो गया फिर हमारा, अल्फ़ा। तो इधर की तरफ क्या काम करेगा, mg cos अल्फ़ा, और इधर की तरफ क्या काम करेगा, mg sin अल्फ़ा, और पीछे की तरफ क्या काम करेगा, फ्रिक्शन। बट अब की बार mg sin अल्फ़ा फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तभी तो बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेट कर गई, ठीक है। तो देखो इक्वेशन बनाते हैं। As we know that body is sliding downward, कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन बना रहे हैं इसमें mg sin अल्फ़ा fr से कैसा है, ज़्यादा है। पहले दो चीज़ें देखो, ये वर्टिकल वाले, वर्टिकल का मतलब ये r के अलोंग जो है, r तो सीधा बराबर है किसके, mg cos अल्फ़ा के। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा इसमें अगर हम देखें तो देखो बॉडी में एक्सेलरेशन इधर है, बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये पीछे खींच रहा है। अगर बॉडी इधर जा रही है तो मैक्सिमम फोर्स कौन सा, mg sin अल्फ़ा। तो जब हम नेट निकालेंगे तो mg sin अल्फ़ा में से mg sin अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा, fr इज इक्वल टू ma। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है, बिल्कुल उसी की तरह इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो बनाई थी इक्विलिब्रियम के लिए। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, यहाँ बॉडी में मोशन है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड बॉडी है। अब देखो इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, ओके। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, ओके। तो यहाँ फर्स्ट से हम एक काम करते हैं, पहले r की वैल्यू रखते हैं। तो r f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू r इज इक्वल टू ma। फर्स्ट इक्वेशन से mg cos अल्फ़ा r की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा mg sin अल्फ़ा माइनस म्यू mg cos अल्फ़ा इज इक्वल टू ma। ये हमने वैल्यू रखी फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, हमने इसमें से कॉमन ले लिया mg। क्या कॉमन लिया, mg। तो mg हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, यही बचा, इज इक्वल टू ma। m से m कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा। बस आ तो गया। तो बताओ a की वैल्यू g से ज़्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। क्यों होगी कम, तो देखो म्यू हमेशा 1 से छोटा होता है
और जो अल्फ़ा है ये हमारा अगर 90 होगा, अल्फ़ा अगर हमारा कितना हो गया 90 हो गया, तो साइन अल्फ़ा कितना हो गया 1 और कॉस अल्फ़ा हो गया 0, तब हमारा ए किसके बराबर हो गया जी के। म्यू जो भी हमारा सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो अगर हम इसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दें, एंगल को कितना कर दें 90, तो हमारा ए सीधा सीधा जी के बराबर है। फिर तो बॉडी सीधी गिर रही है नीचे, तो जब बॉडी नीचे गिर रही है सीधी तो वो कैसा हो गया जी, तो ये मैक्सिमम एंगल पर है 90 डिग्री पर। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं बिल्कुल 0 पे ले आए, तो साइन 0 कैसा हो जाएगा हमारा 0, और माइनस म्यू इंटू कॉस 0 कैसा हो जाएगा 1। तो हमारा जो जी है उसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब किस पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ पे इस तरह का अगर एंगल हमारा 0 है तो ये भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कोई भी एंगल रखते हैं तो यहाँ पे जी में से ये वैल्यू, जी में ये जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये 1 से छोटी आएगी। कैसी आएगी 1 से छोटी, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसको दूसरे तरह से देखें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 में से कुछ भी घट रहा है, 1 में से अगर कुछ भी घट रहा है तो वो 1 से कैसा हो जाएगा छोटा। और अगर किसी भी छोटी वैल्यू की हम मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू में तो आंसर कैसा आता है छोटा, कम आएगा ना। अगर हम सोचें कि 4 में हम 0.5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, कितनी आएगी 2 आएगी, सही है, ठीक है, कम हो गई ना, ठीक है। 4 इंटू 0.5 कितना होगा 2 आया ना। तो अगर हम 1 से कम वैल्यू जो भी होती है उसकी किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 से हमेशा मतलब उस वैल्यू से छोटा आएगा। अगर हम 1 से कम किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में करें तो हमेशा जो आंसर आएगा वो कम आएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा फिज़िक्स में जब बहुत छोटी वैल्यू होती हैं दो, एक बहुत छोटी 0.000 समथिंग और इसकी मल्टीप्लाई और छोटी वैल्यू में हो रही है 0.000 समथिंग, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, वो लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया 0, सही है। तो इसी तरह से अगर हम 1 में से यहाँ साइन अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 में से कुछ भी घटा रहे हैं तो वो 1 से छोटा आएगा। फिर उसकी जी में मल्टीप्लाई करोगे तो जी की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो इसमें होगा हमेशा जी से कैसा होगा कम होगा, ठीक है। और आप खुद समझ लो जी 9.8 है। अब अगर तुम सरक के जा रहे हो किसी चीज़ पे और तुम्हें सीधा फेंक दिया नीचे, किस में ज़्यादा तेज़ी से जाओगे, सीधी सी बात है उसमें ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इसमें समझ में आएगा तुम्हें। फिर क्वेश्चन लिखो, अ ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। वो नहीं लाया, ठीक है। ए ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए की वैल्यू g/4, सही है। और थीटा कितना दिया है, थीटा मतलब यहाँ पे हमने जो अल्फा माना था कितना दिया है 30 डिग्री। तो उसने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू निकालना है। अब इसे काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि बॉडी चल रही है ना, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब चल रही है। तो क्या निकालना है इसमें, म्यू कैलकुलेट करना है, निकाल। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि यही ब्लॉक है और ये ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, ये क्वेश्चन है जो गिवन डेटा जो हमें दिया है, इसमें हमें ये जो अल्फ़ा दिया है ये दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दी है g/4। तो
तो इन्होंने कहा हमें क्या कैलकुलेट करना है, म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा शांत हो जाओ और ज़रा सुन लो। F इज इक्वल टू क्या होता है, अरे इसमें रख दो वैल्यू सीधा सीधा, सही है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। A इज इक्वल टू क्या, जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा। तो हमें पता है A इज इक्वल टू जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा। तो A की वैल्यू में कितनी दी है, जी अपॉन इज इक्वल टू जी साइन अल्फ़ा कितना, साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30, जी से जी कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू साइन 30 कितना 1/2 माइनस म्यू अंडर कॉस 30 √3/2, सही है। तो 1/2 कॉमन ले लिया इसमें से, 1/4 इज इक्वल टू कितना 1/2 ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 माइनस म्यू √3, यही बचा। 2 से ये कितनी बार गया, 2 बार, हाँ ठीक है। तो देखो क्या बचा, 1 माइनस म्यू √3 इज इक्वल टू 1/2, यही आया, यही आया ना। अब म्यू √3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/2, इसको इधर लेगा, इसको इधर ले आए, तो म्यू √3 कितना है 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा, बहुत अच्छे बेटे। अबे एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बचा 1/2 √3, तो ये हमारे म्यू की वैल्यू। अरे अब शांत हो जाओ। वर्क डन टू मूविंग ए बॉडी अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सही है। तो मान के चलो जब हम, अब ये रियल टाइम आ गया, अब पहले हम क्या मानते थे कि हमारे जो सरफेस है कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस, यही मानते थे। अब हमारे रियल टाइम चल रहे हैं, जो रियल में जब तुम किसी बॉडी को रख के सरकाते हो तो पीछे क्या काम करता है उस पर, फ्रिक्शन, सही है। तो वर्क डन हमारा जो होता है वो क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ फोर्स जो लगेगा, देखो मान के चलो ये हमारी बॉडी है, इसका मास क्या है m, तो जो नीचे की तरफ इस पर वेट काम करेगा, कितना काम करेगा mg, और ऊपर की तरफ इतना ही काम करेगी रिएक्शन। हमने इस पर F फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ कितना इस पर फ्रिक्शन लगा, पीछे की तरफ क्या काम करेगा, फ्रिक्शन। हमने कहा इसे डी डिस्प्लेसमेंट तक हम लेके गए, कहाँ लेके गए, डी डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दिया। तो हमने इस पर कितना काम किया, तो सबसे पहले देखो वर्क डन क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है भाई, यही होता है। तो W इज इक्वल टू हमारा फोर्स कितना काम करेगा, हमने कहा हमने F लगाया आगे की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये हमारे फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। तो हमने कहा कितना लगा, हमने कहा F माइनस F R इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना D, सही। तो W इज इक्वल टू F माइनस एफ आर कितना होता है म्यू R इंटू डी। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F माइनस R की वैल्यू कितनी mg, R किसके बराबर आएगा mg, तो ये हो जाएगा म्यू mg इंटू
डी। तो इतना वर्क डन हम एक्चुअली करते हैं। देखो ये तो वो कंडीशन है जब हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कैसा है, ज़्यादा। सही है। सपोज़ करो हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, जिसमें से सपोज़ करो 1.5 पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। सही है। तो हम 5 में से 1.5 क्या कर देंगे, माइनस। तो नेट फोर्स हमारा रहेगा F माइनस FR, वही रहेगा। तो 5 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 3.5। तो हम वही लेंगे। दूसरा ये है कि फ्रिक्शन के अलोंग अगर हम लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। सही है। एटलीस्ट हमारा फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी हमारी बॉडी आगे मूव करेगी। तो ऐसी कंडीशन में टू मूव ए बॉडी वी हैव टू अप्लाई फोर्स फ्रिक्शन। तो माना कि ये P है, फ्रिक्शन कितना है, P या FR लिख देते हैं। FR किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स F के बराबर। सही है। तो हमारा वर्क डन ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो F इंटू कितना होता है, S। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, FR इंटू S। एक ही बात है। S का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपने कितना दिया, D दिया है ना, वो डिस्प्लेसमेंट D के टर्म में आ गया, S की टर्म में। D नहीं, वर्क ज़ीरो क्यों होगा, ये मूव करने के लिए हमें इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। समझ गया भाई, जितना फ्रिक्शन है लगभग हमें उतना ही फोर्स तो अपोजिट लगाना पड़ रहा है कांस्टेंट वर्क करते रहने के लिए। समझ में, मैंने तुम्हें क्या बताया था, फोर्स ज़ीरो का ये मतलब नहीं होता बॉडी चल नहीं रही है, इसका मतलब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर तुम्हारी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, देख यहाँ पे क्या है, हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा था तो यहाँ बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के जस्ट बराबर है तो तुम्हारी बॉडी जस्ट चली रही होगी कांस्टेंट स्पीड से। समझ गए, कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी बॉडी। तो इसमें क्या है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स हमने अप्लाइड फोर्स के बराबर कर दिया। अब हमारा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F किसके बराबर है, FR के बराबर, तो हमने FR रख दिया। और FR किसके बराबर होता है, म्यू आर के। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन म्यू आर डी।